दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि मिशन 2024 के लिए निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से लोहा लेने को तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आगामी 23 सितंबर को बिहार आने वाले हैं, जहां अमित शाह की सीमांचल में 2 रैलियां होने वाली है। पूर्णिया और किशनगंज में वे रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन अमित शाह के इस दाव के सामने महागठबंधन ने भी कमर कस ली है। अमित शाह के दौरे और फिर उनकी रैली का जवाब देने के लिए महागठबंधन में तैयारी की है। जब महागठबंधन भी सीमांचल में रैलियों की तैयारी में जुट गया है। सीमांचल में महागठबंधन की तरफ से 4 रैलियां आयोजित होगी। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मुताबिक महागठबंधन की रैली सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी एकजुटता बढ़ाने के लिए होगी। ललन सिंह भले ही सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि अमित शाह सीमांचल में जो दाव खेलने जा रहे हैं, दरअसल उसकी काट के तौर पर महागठबंधन में रैली करने का मन बना लिया है। जहां दरअसल अक्टूबर के महीने में सीमांचल सियासत का आखरा बनने जा रहा है। अमित शाह की रैली के जवाब में संयुक्त रूप से महागठबंधन की ये पहली रैली होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रविवार को लखीसराय में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की है। ललन सिंह ने कहा है कि इस रैली के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी सहमति दे दी है और जल्द ही महागठबंधन के नेता आपस में मिल बैठ करके रैली की तिथि निर्धारित कर लेंगे। महागठबंधन की रैली के लिए पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लेकर के विमर्श चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा समेत सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की फ्री में नई दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के बिहार स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द नई दवाइयों को उपलब्ध कराया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को देखते हुए ये तय करेगा कि किन दवाओं को अस्पतालों की सूची से बाहर किया जाए और किसको शामिल किया जाए। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में 109 तरह की दवाएं फ्री में दी जाती है। विभाग बहुत जल्द इनमें कुछ जरूरी और अनिवार्य दवाएं को जोड़ सकता है, ताकि मरीजों को दवाओं के लिए अस्पताल से बाहर जाने की जरूरत ना हो। दरअसल बिहार के सरकारी अस्पतालों में अक्सर देखने को मिलता है कि डॉक्टर जो दवाएं लिखते हैं वे अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण मरीजों को दवाएं बाहर से लेनी पड़ती है। इसीलिए सरकार अब इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स और जीएसटी जमा नहीं करने को लेकर के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पटना, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा समेत 16 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिससे इन शहरों में हरकंप मच गया है। खबर के अनुसार वाणिज्य कर विभाग की टीम ने पटना के बोरिंग रोड, हनुमान नगर और बाजार समिति में चल रहे कोचिंग संस्थान पर रेड मारा है। इस कोचिंग संस्थान में 600 से अधिक छात्रों का नामांकन है, जहां प्रत्येक छात्र से औसतन 60,000 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन ये संस्थान सरकार को 1 करोड़ रुपए भी जीएसटी नहीं देती है। आपको बता दूं कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने सभी सेंटरों से बड़ी संख्या में कागजात जब्त किए हैं। जहां फिलहाल इस संस्थान ने कितने का टैक्स चोरी किया है इसका आकलन किया जा रहा है, ताकि टैक्स की वसूली किया जा सके। वही वाणिज्य कर विभाग ने पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, सिवान, कटिहार, फारबिसगंज, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, सासाराम, जमुई और हाजीपुर में भी व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है और इस दौरान 1 करोड़ 38 लाख रुपए से ज़्यादा के माल जब्त किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, समस्तीपुर समेत पूरे बिहार में पुरानी मंडी व्यवस्था फिर से लागू हो सकती है। इसको लेकर के कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार कृषि मंत्री के आदेश के बाद कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम प्रस्ताव तैयार कर रही है। जल्द ही इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट में पेश किया जा सकता है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे बिहार में लागू किया जा सकता है। आपको बता दूं कि बिहार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी एक्ट यानी कि कृषि बाजार समिति एक्ट को 1.5 दशक पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन बिहार में नए सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा, औरंगाबाद, सिवान, बक्सर समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि अभी भी अंचलों में सर्वे का काम शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द से जल्द बिहार के सभी अंचलों में सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले चरण में बिहार के 20 जिलों में सर्वे का काम शुरू किया गया था, लेकिन दूसरे चरण में 18 जिलों के 100 अंचलों में सर्वे का काम चल रहा है। वहीं इन 18 जिलों के बचे हुए 214 अंचलों में तीसरे चरण में भूमि सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। खबर के अनुसार इस सर्वे प्रक्रिया के दौरान लोगों को कई तरह के फॉर्म भरने होंगे और अपनी जमीन पर कागजातों के साथ दावा करना होगा। इसको लेकर के सभी जिलों में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इस सर्वे में आपको फॉर्म भरना होगा। अपनी ज़मीन पर दावा करने के लिए आपको ज़मीन सर्वे बिहार प्रपत्र 2 फॉर्म को भरना होगा। अगर आपकी ज़मीन आपके दादा परदादा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जो जीवित नहीं है, तो फिर आपको पहले वंशावली बनानी होगी। आप सर्वे सिविल या फिर ऑनलाइन के द्वारा वंशावली फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे भर करके सर्वे अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। जमीन सर्वे बिहार में वंशावली वाले जमीन के लिए प्रपत्र 3 फॉर्म को भरना होगा। आप फॉर्म लेने के लिए आप निदेशालय की वेबसाइट www.dlrs.bihar.gov.in पर जाकर के जमीन सर्वे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि क्या हो अगर आप रातों रात करोड़पति बन जाए। या किसी तरह ऑटो चला करके अपने परिवार का गुजारा करने वालों के पास रात भर में 1-2 नहीं बल्कि 25 करोड़ आ जाए। जब गरीबी की ज़िंदगी गुजारने वाले अचानक से 5 स्टार होटल में खाने में सक्षम हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये परिस्थिति 2 स्थिति में ही संभव है। पहला, आप गहरी नींद में सपने सजा रहे हो या फिर आपकी लॉटरी लग जाए। जी हाँ, केरल के तिरुवनंतपुरम के श्रीवरहम में एक ऑटो चालक ने ओनम बम्पर लॉटरी जीती है और वह भी 25 करोड़ रुपए की। जी हाँ, ऑटो चालक अनूप ने इस साल की ओनम बम्पर लॉटरी जीती है। अनूप ने शनिवार रात भगवती एजेंसी से लकी टिकट खरीदा था। जब पहले वह एक होटल में शेफ के तौर पर काम कर रहा था और शेफ के तौर पर काम करने के लिए मलेशिया जाने की योजना बना रहा था। ऐसे में इस साल के ओनम बम्पर ने सबसे ज़्यादा 25 करोड़ रुपए की इनामी राशि की पेशकश की। ऑटो रिक्शा चालक का काम करने वाले अनूप पूरे उत्साह में हैं। इस साल का ओनम बम्पर प्राइस केरल लॉटरी के इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत है। जब पहले पुरस्कार के लिए 25 करोड़ रुपए, दूसरे पुरस्कार के लिए 5 करोड़ रुपए और तीसरे पुरस्कार के रूप में 10 व्यक्तियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए थे। दोस्तों ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों या दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए केंद्र सरकार नेशनल कमीशन का गठन करने की तैयारी में है। ये कमीशन उन अनुसूचित जाति या फिर दलितों की स्टडी करेगा जिन्होंने हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरण किया हो, यानी कि दूसरा धर्म स्वीकार किया हो, मुस्लिम धर्म या फिर क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया हो। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के अध्ययन को लेकर के कमीशन गठित करने के प्रस्ताव पर विचार जारी है, जहां बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने इस तरह के कदम के लिए हरी झंडी दे दी है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर गृह कानून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और फिर वित्त मंत्रालय के बीच विचार विमर्श चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं लंबित है जिनमें ईसाई या फिर इस्लाम में धर्मांतरण करने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है। इसे देखते हुए ऐसे मामलों में कमीशन गठित करने का सुझाव और भी अहम हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और फिर सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का पीरियड शुरू करने की तैयारी में है। ये जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी है। शिक्षा विभाग के अलावा मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि इस आशय की जानकारी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि साप्ताहिक नो बेड डे में कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होगी। उन्होंने कहा है कि सप्ताह में यानी कि एक हफ्ता में कम से कम एक बार छात्र अपने टिफिन बॉक्स के साथ ही स्कूल आएंगे, बैग बस्ता लेकर के नहीं आएंगे। उस दिन उन्हें किताबें ले जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। दिन व्यवहारिक और अनुभवनात्मक चीजें सीखने के लिए समर्पित होगा। इस तरह की नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है जो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत 38 जिलों में रहने वाले लोग अब 7 दिन के अंदर ही आय और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जब बिहार सरकार के आदेश के बाद संबंधित विभाग आवेदन करने के 1 सप्ताह के अंदर ही ये प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। खबर के अनुसार बिहार में पहले आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद लोग ये प्रमाण पत्र बना पाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने इसकी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आपको बता दूं कि अब बिहार में आप कहीं से यहां तक कि अपने मोबाइल से भी आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 1 सप्ताह के अंदर आपका यह प्रमाण पत्र बनकर के अपना ईमेल आईडी पर आ जाएगा। आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए आप वेबसाइट www.serviceonline.bihar.gov.in पर विजिट करें और पहले रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद लॉगिन करें और फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, गया, पूर्णिया, नालंदा, भागलपुर समेत 10 जिलों में आज पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज सुबह अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। आपको बता दूं कि आज बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी कमी देखने को मिली है। वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें में तेजी आई है, जबकि कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम वहीं पर स्थिर है। खबर के अनुसार तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे कच्चे तेल के अनुसार भारत में पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। इसलिए अगर आप बिहार में रहते हैं तो फिर आप जान लें कि आज यानी कि 20 सितंबर को पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ समेत देश भर में 20,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। ये भर्तियां केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर की जाएगी। इसको लेकर के कर्मचारी चयन आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। आवेदन की तिथि के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो 8 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगी। उम्मीदवार की आयु के बारे में बात किया जाए तो फिर भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु की सीमा 18 से 27 साल, कुछ पदों के लिए 18 से 30 साल और कुछ पदों के लिए 18 से 32 साल होनी चाहिए। या सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन के बारे में बात किया जाए तो कर्मचारी चयन आयोग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर SSC, CGL के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीवान, सहरसा, किशनगंज जिले में कई सड़कों को चौड़ीकरण किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार राम जानकी मार्ग के तहत आने वाली सीवान मशरक सड़क को चौड़ीकरण करने की योजना तैयार की जा रही है। इस सड़क को चौड़ीकरण करके 4 लेन का बनाया जाएगा। इससे इस रूट पर आवागमन सुगम और आसान होगा। वहीं सहरसा जिले में सहरसा से उमगांव तक जाने वाली सड़क को 2 लेन बनाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। जबकि बहादुरगंज किशनगंज पथ को भी 4 लेन करने की योजना तैयार की जा रही है। बहुत जल्द इसकी स्वीकृति मिल सकती है। आपको बता दूं कि बिहार की इन सड़कों को भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत चौड़ीकरण किया जा सकता है। इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल बिहार के जमुई, बांका, भागलपुर, लखीसराय समेत 10 जिलों में धान की रोपनी सबसे कम हुई है। खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभावित सुखाड़ की समीक्षा के बाद कहा कि जिन जिलों में सूखे जैसे हालात बने हैं उन जिलों में स्थिति का बारीकी से आकलन करें। साथ ही साथ किसानों को आकस्मिक फसल योजना के तहत बीज उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि सूखे के हालात को देखते हुए नीतीश सरकार किसानों को डीजल अनुदान दे रही है। साथ ही साथ किसानों को आकस्मिक फसल का बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसान कम पानी में भी उसकी खेती कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभरने की बातचीत के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर जोरदार तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता में लौट आएंगे। जब पटना में एक कार्यक्रम को रविवार को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कई आकांक्षी हैं, लेकिन केवल PM
पीएम मोदी ही 2024 में जनता के पूर्ण आशीर्वाद के साथ लौटेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस राज्य में यानी कि बिहार में सरकार बनाने के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया जा रहा है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने पिछले महीने भाजपा से नाता तोड़ लिया और फिर आरजेडी, कांग्रेस और वाम गठबंधन दल के साथ गठबंधन करके राज्य में सरकार बनाई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मोदी जी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी 2024 में सत्ता चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कई आकांक्षाएं हैं, लेकिन केवल एक जो प्रधान सेवक बने रहने के लिए खुश हैं। जब प्रधान सेवक सेवा के गलियारों में काम करता है और वे 2024 में जनता के पूर्ण आशीर्वाद के साथ वापस आ जाएंगे। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती पूजा करते हैं, जब उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए भगवान है और हम इसे भगवान मानते हैं। इसका उन्होंने कारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ और हमें एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन ये खर्च आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया, जिसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान मानता हूँ और उसकी पूजा अर्चना करता हूँ। शख्स का कहना है कि आज मैं स्वस्थ हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही दी गई आयुष्मान भारत योजना के कारण हूँ। योजना के जरिए मेरा कई बार इलाज हुआ जिससे वे स्वस्थ है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पिछले 3-4 सालों से उनकी पूजा कर रहा हूं। जहां बेगूसराय के मंझोल के रहने वाले 83 वर्षीय नाई रामचरित्र ठाकुर ने बताया है कि जब से वे आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हुए हैं, तब से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनकी पूजा अर्चना करते हुए उनके लंबी आयु की मंगल कामना करते हैं। जब उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो तक नहीं है, जब वे एक पुस्तक में छपी प्रधानमंत्री की तस्वीरों को सहेज करके रखे हुए हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में एक मगरमच्छ को देखा गया है। ये मगरमच्छ खाजल का थाना क्षेत्र के मितन घाट के करीब गंगा नदी में देखा गया। इस दौरान गंगा नदी में बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे थे। मगरमच्छ को देखते ही गंगा स्नान करने वालों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक मगरमच्छ गंगा घाट के किनारे घूमता रहा। इस बीच लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दी। जहाँ गंगा घाट पर मगरमच्छ है, इसकी सूचना आसपास के इलाकों में आंधी की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ मितन घाट में जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों से गंगा स्नान नहीं करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि करीब 6 से 7 फीट का ये घड़ियाल रास्ता भटक करके गंगा नदी में आ गया है। गंडक नदी में घड़ियाल पाया जाता है, ऐसे में गंडक नदी से मार्ग भटक करके आया होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किए जाने को लेकर के आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के तकरीबन 250 मदरसा संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान मदरसों के सर्वे को लेकर के विचार विमर्श के बाद अपनी राय रखी। इस दौरान दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश की आज़ादी में मदरसों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है। मदरसे देश के संविधान के अंतर्गत चलते हैं और मदरसे के अंदर कोई भी ढकी ढबी चीज़ नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वे से बिल्कुल भी डरने और फिर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सर्वे में सहयोग करते हुए संपूर्ण और सही जानकारी दें। मदरसा सम्मेलन के बाद महमूद हॉल में मीडिया से बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने स्पष्ट तौर पर किया है कि उन्हें योगी सरकार के मदरसों के सर्वे में कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने मदरसा संचालकों से आह्वान किया है कि वे सर्वे में सहयोग करें, क्योंकि मदरसों के अंदर कुछ भी ढका छिपा हुआ नहीं है। सबके लिए मदरसों के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप किसी भी आकर के यहाँ पर सर्वे कर सकते हैं। आपको कुरान हदीस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आज सरकारी विभाग की लापरवाही से जुड़े हुए कई मामले सामने आए हैं। जी हाँ, ऊर्जा विभाग से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है कि नीतीश कुमार भी सुनकर के दंग रह गए। दरअसल भागलपुर से आया एक फरियादी युवक ने नीतीश कुमार के सामने बताया है कि उसके घर के ऊपर से 1000 वोल्ट का तार, बिजली का तार गुजर रहा है। बिजली विभाग में शिकायत करने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। फरियादी युवक ने जैसे ही अपनी बात बताई तो सीएम नीतीश कुमार सन्न रह गए। उन्होंने युवक के सामने ही कह दिया है कि ऐसा कैसे हो रहा है। नीतीश कुमार ने तत्काल ऊर्जा विभाग से संबंधित अधिकारियों को फोन घुमाया और कहा कि देख लीजिए भाई, भागलपुर से लड़का आया है, इस लड़के के घर के ऊपर से 1000 वोल्ट का तार गुजर रहा है, देख लीजिए ऐसा कैसे हो रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश मिलने के बाद फरियादी युवक को तत्काल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया गया। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें से कई लोग अपनी शिकायत सुनाए।
दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना काल में लोगों ने यात्राएं करनी बंद कर दी थी। अब सरकार के प्रयास से हुए वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के मामले में कमी आई है और अब इससे मरने वालों की संख्या में भी काफ़ी मात्रा में गिरावट आई है। ऐसे में अब लोग हवाई यात्राओं पर विदेशों का सफ़र शुरू कर रहे हैं। जब बिहार में IRCTC ने लोगों को विदेश टूर पर भेजने के लिए एक नया ऑफर शुरू किया है। बिहार के लोगों को कम खर्च में विदेशी यात्राओं का ऑफर दिया गया है। जब बिहार के लोगों को सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में घूमने के लिए अक्टूबर महीने में IRCTC बिहार की राजधानी पटना से उड़ान भरेगी। वहीं बिहार से थाईलैंड की यात्रा के लिए IRCTC नवंबर में हवाई यात्रा शुरू करवाएगा। जहाँ वहीं सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा अगले महीने की 13 तारीख से शुरू होगी। IRCTC के पूर्व क्षेत्र कोलकाता के DGM जफर आजम खान ने समस्तीपुर में रविवार को बताया है कि ये यात्राएं 13 अक्टूबर से शुरू होगी। ये यात्रा 8 दिन और 7 रातों के लिए होगी। यात्रा की बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को हवाई जहाज की टिकट के साथ सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर मिलेगा। इसके अलावा उन्हें रहने के लिए होटल भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इन सब के लिए यात्रियों को 1,07,000 रुपये भुगतान करने होंगे। वहीं थाईलैंड जाने के लिए शुरू हो रहे 11 नवंबर की यात्रा 6 दिन और 5 रातों के लिए होगी। इस राशि में आपको रहने के लिए होटल, घूमने के लिए बस और भोजन सभी कुछ की व्यवस्था की जाएगी। इस विदेश यात्रा के दौरान आपके साथ डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों की भी टीम रहेगी। आपको बता दूं कि यह पहला मौका है जब बिहार से विदेश यात्रा के लिए कंपनी इस तरह के ऑफर दे रही है। कंपनी ने इस यात्रा के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस का फॉर्मूला अपनाया है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि यात्री कम से कम रुपए में विदेश की यात्रा कर लें। अगर आप थाईलैंड में घूमना चाहते हैं तो फिर सिंगल यात्री के लिए ये खर्च कुल मिलाकर के 56,753 रुपये होगी। वहीं आप 2 लोगों से जाते हैं तो ये खर्च 49,067 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा। और अगर आप 2 बच्चों को भी अपने साथ यात्रा पर ले जा रहे हैं तो फिर आपको 47,282 रुपये प्रति व्यक्ति बेड के साथ का खर्च देना होगा। वहीं अगर आप बिना बेड के ये यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आपको ये खर्च 42,756 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बैठ करके अमेरिका के लोगों से साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा पटना पुलिस ने किया है। इस मामले में अब तक 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने जब रेड मारा तो फिर उसके घर से 10,50,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। इतने पैसे देख करके पुलिस भी चौंक गई है। जहाँ पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में साइबर ठग इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला करके विदेशी नागरिकों से डॉलर में ठगी की जा रही थी। जहाँ मामले का खुलासा रविवार देर शाम पटना के दीघा थाना में सिटी एसपी सेंट्रल अमरीश राहुल ने किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ का चौतरफा कहर सामने आ रहा है। बड़ी नदियों के बाद अब छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी में उफान के बाद गंडक, बागमती और कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। रविवार रात इन नदियों का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है, जब बिहार में 8 नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उधर कोसी और गंडक बराज पर भी नदियों का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया है। समस्तीपुर में नूना नदी भी खतरे के निशान को पार हो गई है। इसके पहले कोसी, अधवारा, घाघरा के अलावा लखनदेही और घोघा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल के तराई वाले इलाकों के अलावा उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में 24 घंटे लगातार हो रही बारिश से इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 72 घंटे से रुक रुक करके बारिश हो रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे में इसकी मात्रा बढ़ गई है। इसके बाद इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गंडक नदी गोपालगंज में, बागमती, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में और कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके पहले कोसी नदी सुपौल और खगड़िया में, जबकि घाघरा सारण में, अधवारा दरभंगा में, जबकि घोघा नदी भागलपुर में लाल निशान से ऊपर है। लगातार बारिश से गंगा और कोसी का पानी मैदानी इलाकों में तेजी से कटान हो रहा है। कोसी और गंगा के जलस्तर में घटने बढ़ने का सिलसिला जारी है। नवगछिया में कोसी और सबोड़ में गंगा नदी तेजी से कटान कर रही है। छोटी नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी से रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले साल से मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए यूनिक आईडी तैयार की है। यह अगले साल से बोर्ड की ओर से परीक्षा को आवंटित किया जाएगा। यह परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पंजीयन के साथ साथ यूनिक आईडी का भी उपयोग करना होगा। इससे उनकी आसानी से पहचान की जा सकती है। बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए समुचित कदम उठाया गया है। उसी दिशा में परीक्षा समिति यूनिक आईडी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है।
आपको बता दूं कि साल 2023 में परीक्षा में लगभग 30 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जो आगामी 25 सितंबर तक जारी रहेगा। साल 2023 की इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का पंजीकरण कार्ड जारी कर दिया जा चुका है। इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षार्थियों का पंजीकरण कार्ड भी जारी कर दिया है। परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कार्ड जांच कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य परीक्षार्थियों को मुहैया कराएंगे। इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क इस साल 1400 रुपये निर्धारित किया गया है। फॉर्म 15 से 25 सितंबर तक भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। दोस्तों, बेगूसराय में सीरियल फायरिंग की वारदात का मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ है कि बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने शूटआउट से दहशत पैदा करने की कोशिश की है। रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके खलबली मचा दी। जहां हालांकि इस वारदात में किसी की जान जाने की खबर अब तक नहीं मिली है। जहां फायरिंग करते हुए बाइक सवार बदमाश राजेंद्र चौक की तरफ भाग निकले। वैशाली पुलिस इस घटना की जाँच में जुट गई है। हाजीपुर से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार 2 बदमाश पासवान चौक की तरफ रवाना होते हुए चलती बाइक से फायरिंग कर दी, जहां उनकी बाइक भागती रही और गोली चलाते हुए अपराधियों ने आधे किलोमीटर से ज़्यादा का सफर तय किया। गोली की आवाज़ सुनकर के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस ने गोली चलाने और फिर अपराधियों के भागने की सूचना में रेंज किया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने कई खाली खोखे भी बरामद किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि गांव में लग रहे सोलर स्ट्रीट लाइट का महत्व पर्यावरण के लिहाज से कितना अधिक है। इसका अंदाज़ा केवल इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि एक साल में ये 216 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को रोकेंगे। इसका महत्व 36 लाख पेड़ के बराबर होगा। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि एक पेड़ एक साल में 22 किलोग्राम कार्बन को सोखते हैं। कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा हुआ आंकड़ा केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का है। बिजली की हीटिंग से 24.6 कार्बन उत्सर्जन होता है। एक आकलन यह है कि घरों को रोशन करने के लिए अगर हम CFL का इस्तेमाल करें तो फिर लगभग 70 किलो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उत्सर्जन रोक सकता है। बिहार के ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत 2.4 लाख यूनिट सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने हैं, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया है। किसी भी तरह के काम करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जहाँ इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस पृथ्वी के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, जब पृथ्वी को गर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक साल, एक दिन या फिर एक महीने में हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं वह हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सितंबर महीने में हर दिन बिहार के अधिकांश हिस्से में बारिश हो रही है। मेघ गर्जन और वज्रपात से कई लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी एक सप्ताह तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश होती रहेगी। जब कुछ जिलों में तेज तो कुछ जिलों में मध्यम और कुछ जिलों में औसत दर्जे की बारिश की अनुमान जताई गई है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान में कहा गया है कि बिहार के 26 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के नागरिकों को वज्रपात से बचने की सलाह दी गई है। खासकर के किसानों को खेतों में जाने से पहले मौसम पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। जब बिहार के जिन जिलों में वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है उनमें है राजधानी पटना के साथ साथ बक्सर, मधेपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, नालंदा, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, अरवल, भोजपुर, जमुई, रोहतास, कैमूर, मुंगेर और बांका जिले शामिल है। जहाँ इन जिलों के लोगों को वज्रपात और मेघ गर्जन से बचने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। बिहार में मानसून के सक्रिय रहने से किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। जून जुलाई महीने में कम बारिश होने के कारण खेती पर जो असर पड़ा था उसकी थोड़ी बहुत भरपाई होने की संभावना है। इस बारिश से किसानों को तिलहन की फसल उगाने में सहायता मिलेगी। बारिश से आम जनजीवन को भी बहुत राहत मिलने वाला है, जहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हर दिन डेंगू संक्रमण के मामले में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में यहां डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद पटना जिले में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर के 411 तक पहुंच गई है। वहीं संक्रामक रोगों की निगरानी करने वाले जिला महामारी पदाधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार भी डेंगू संक्रमित हो गए हैं। शनिवार को तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उन्हें पाटलिपुत्र स्थित रूबन मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि अब इसके हालात में सुधार है। आपको बता दूं कि पटना में मिले कुछ 411 डेंगू के मामले में से 292 शहर में हैं, जबकि 199 मामले ग्रामीण क्षेत्र में हैं। वहीं हेल्थ विभाग की 10 टीमों
उन्होंने डेंगू प्रभावित इलाकों का सर्वे भी किया है। इस दौरान 18 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट भी कर दिया। इसके साथ ही टीम ने यहाँ के निवासियों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है कि अगर सर्वे के दौरान दोबारा डेंगू का लार्वा मिलता है तो फिर चालान काटे जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब एक नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को भी रोकने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने देश के संविधान को भी नीचा दिखाया है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने दिल्ली के साउथ एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत में सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव को जमानत देकर के कोर्ट ने उन्हें स्वतंत्रता दी है, जहां वे खुलेआम इसका दुरुपयोग करके जांच और ट्रायल में बाधा डाल रहे हैं। सीबीआई की अर्जी में तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है। कोर्ट ने अगर इसे सही माना तो फिर तेजस्वी यादव का फंसना तय है। सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में दायर अर्जी में तेजस्वी यादव के भाषण का उदाहरण दिया है। सीबीआई के मुताबिक तेजस्वी यादव अपने भाषण में कह रहे हैं कि क्या सीबीआई वाले के माँ बेटे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है, क्या वे हमेशा सीबीआई ऑफिसर बने रहेंगे, क्या वे रिटायर नहीं होंगे, क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी। सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि तेजस्वी यादव का ऐसा निंदनीय बयान ये साबित करता है कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे के सही निष्पादन में बाधा डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने पावर का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सही नहीं है, ये गैर कानूनी है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक लूट की ये घटना सदर थाना क्षेत्र की गोबर सही इलाके की है, जहां अपराधियों ने आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच को सोमवार को दिन दहाड़े निशाना बनाया। 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक से 13 लाख रुपए कल लूट लिए और आराम से चलते बने। जानकारी के मुताबिक लूट की इस घटना को जिस वक्त अंजाम दिया गया उस वक्त काफ़ी संख्या में बैंक में ग्राहक मौजूद थे। मामले की जानकारी मिलने के साथ ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री जिस कृषि रोड मैप को लेकर के बिहार की कृषि विकास की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, उसे महज 1.5 माह पहले ही बिहार के कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। पटना में आज कृषि मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि इस बार का कृषि मैप बिहार के अधिकारी नहीं बनाएंगे। सुधाकर सिंह ने इस दौरान ये भी साफ कह दिया है कि अब तक जो कृषि रोड मैप बनाए गए थे उसमें कई प्रकार की खामियां थी। हालांकि सुधाकर सिंह ने नाम नहीं लिया है, लेकिन एक तरह से उन्होंने ये बता दिया है कि सीएम द्वारा अब तक जो कृषि रोड मैप बनाए गए थे वे पूरी तरीके से गलत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बार के कृषि रोड मैप को तैयार करने में बिहार के किसी अधिकारी को शामिल नहीं किया जाएगा। कृषि रोड मैप सही से नहीं काम किया है, इसीलिए खाद्यान्न का उत्पादन बिहार में कम हुआ है। यही कारण है कि इनकी जगह देश के लोकप्रिय कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री से सम्मानित जानकारों, कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि कारोबारियों की सहायता ली जाएगी, क्योंकि ये अधिकारियों से बेहतर जानते हैं कि कृषि कार्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इससे पहले ये सब नहीं होता था, इसलिए कृषि अधिकारियों में तब्दीली करना चाहता हूँ और तब्दीली होगी तो फिर और बेहतर कार्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने अलग अलग मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार के खिलाफ जम करके हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बिहार को पतन की ओर ढकेलने का काम किया है। दरअसल गिरिराज सिंह सोमवार को विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी की मां और पूर्व विधायक दिवंगत पार्वती देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तारापुर जाने के क्रम में मुंगेर के तेलिया तालाब इलाके में पहुंचे थे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को पतन की ओर ले जा रहे हैं। बिहार आज एक तुष्टीकरण की राजनीति की तरह आगे जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्रयागराज हाईवे पर भारत कुंड के पास सीएम योगी का मंदिर बनाया गया है। पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। सुबह शाम यहां आरती हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर बनाया गया है। विशेष बात यह है कि ये मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां कभी भगवान श्री राम के वनवास जाने पर उनके अनुज भरत ने भाई की खराऊ रखी थी। उस स्थान पर काफ़ी महत्व है। योगी का ये मंदिर उनके प्रचारक ने बनवाया है
अब इसके चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं। आसपास के इलाकों के लोग भी मंदिर देखने के लिए आ रहे हैं। मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य ने कहा है कि जो राम का मंदिर बनवाया है, हमने उनका मंदिर बनवाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से वे बेहद प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से लोक कल्याण के लिए काम किए हैं, उससे उन्होंने भगवान जैसे स्थान हासिल कर लिया है। इसलिए उनके मन में मुख्यमंत्री का मंदिर बनाने का विचार आया। दोस्तों बात करते हैं कि मौजूदा समय में ट्रैफिक रूल्स काफ़ी सख्त हो गए हैं। अब छोटी सी गलती करने पर भारी जुर्माना देना पड़ता है। यानी कि अब अगर आप सभी ज़रूरी दस्तावेज के बिना पाए जाते हैं तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना भरने के साथ साथ जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। ऐसे ही एक ट्रैफिक रूल्स है जिसमें आपकी सिर्फ 60 से 100 रुपये की थोड़ी सी लापरवाही आपको जेल में भिजवा सकती है। जहाँ आपको बता दूँ कि जब भी बाइक या फिर कार चलाते हैं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ इंश्योरेंस यानी कि RC के साथ POC सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। वैसे POC सर्टिफिकेट बनवाने का खर्चा मात्र 60 से 100 रुपये होता है, पर अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे तय होता है कि आपके गाड़ी से निकलने वाला धुआं प्रदूषण मापदंडों के अनुसार है। ये सर्टिफिकेट ट्रैफिक पुलिस कभी भी मांग कर सकती है। जब मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहन चलाते समय बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की तरह POC सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। तो आप अगर कहीं भी घर से कभी भी बाहर निकलते हैं तो आप इन दस्तावेजों को जोड़ साथ ले लेने, तो फिर आपको भारी बचताना पड़ सकता है, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक पुलिस गाड़ी चेक करते हुए पाए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप मच्छरों का मनपसंद शिकार हैं तो फिर आप गलत नहीं हैं। ये जान लीजिए कि आखिर क्यों मच्छर हाथ धोकर के आपके पीछे पड़े रहते हैं। ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च है। अगर आपको लगता है कि मच्छर हर जगह आपको ही ढूंढ ढूंढ करके काटते हैं या फिर आपके पीछे पड़े रहते हैं तो फिर आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। मच्छर लोगों की भीड़ में भी खास तौर से आपको ही खाते हैं और इसके पीछे आपका वहम नहीं बल्कि कई कारण हैं। जी हाँ, और ये साइंटिफिक कारण है। जहाँ स्टडीज बताती है कि मच्छरों का आपको सबसे ज़्यादा काटने के पीछे क्या कारण है जो कि आपको हैरान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ मामला मीठे या कड़वे खून का नहीं है बल्कि कई अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर वह कौन सा चीज़ है जो मच्छर आपके पीछे पड़े रहते हैं। कई स्टडीज़ का कहना है कि ब्लड टाइप O को ज़्यादा मच्छर काटते हैं। मच्छर इस ब्लड ग्रुप से ज़्यादातर आकर्षित होते हुए देखे गए हैं। वहीं मेटाबॉलिक रेट भी मच्छरों की पसंद को प्रभावित करता है। प्रेग्नेंट औरतों और मोटे लोगों का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, जिस चलते मच्छर उन्हें ज़्यादा काटते हैं। जब मच्छर खुशबू बदबू सब सूंघ सकते हैं। उन्हें लैक्टिक एसिड, अमोनिया और अन्य कंपाउंड्स की भी पहचान होती है जो वो पसीने के माध्यम से शरीर से निकलते हैं। अगर मच्छरों को आपके शरीर से आ रही गंध अच्छी लगेगी तो फिर वे आपको ज़्यादा काट सकते हैं। स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया मच्छरों के लिए आमंत्रण होता है। कई रिसर्च कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर पर जितने बैक्टीरिया होंगे उतने ही मच्छर उसकी तरफ आएंगे। इस तरह भी मच्छर ज़्यादातर पैरों में काटते हैं क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा देखे जाते हैं। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिसकी मच्छरों को पहचान है। इसके साथ ही मच्छर 5 से 15 मीटर दूर से भी अपने निशाने को पहचान लेते हैं। जो लोग जितनी लंबी सांस लेते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं, उतने ही मच्छर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।